बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय नेम इज़ मोहम्मद अदनान सुल्तान, एचओडी केमिस्ट्री, एस्पायर कॉलेज मेलसी। आज मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करने वाला था। और उन इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आज जो मैंने सबसे पहले इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो चैप्टर नंबर 1 के डिस्कस किए हैं। और ये वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार जो है वो रिपीट किए जाते हैं। और कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, ताकि अगर आप जब एग्जाम की प्रेपरेशन करें तो आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करें और आपका जो एग्जाम वो क्या हो, अच्छा हो। हम शॉर्ट क्वेश्चन का स्टार्ट लेने लगे हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारा रहता है, जो एग्जाम के हवाले से मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। उसे हम कहते हैं एटोमोसिटी। अब एटोमोसिटी क्या होता है? एटोमोसिटी होता है द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमोसिटी। मतलब कि एक मॉलिक्यूल में मौजूद उसके एटम की तादाद उसकी एटोमोसिटी कहलाएगी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल H2O। अब H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, इसलिए इसकी जो एटोमोसिटी रहेगी वो हमारे पास कितनी रहेगी? 3 रहेगी। CO के केस में कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, तो हमारी एटोमोसिटी 2 रहेगी। और ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, इसलिए हमारी एटोमोसिटी क्या रहेगी? 2 रहेगी, सॉरी 3 रहेगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है N2 and CO have the same number of इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एग्जाम के हवाले से मेरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये बार बार एग्जाम में रिपीट भी होता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे। N2 and CO have the same number of इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके लिए आपने बड़ा अच्छे से इस बात को समझना है कि अगर मैं नाइट्रोजन के केस की बात करता हूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और मास नंबर होता है 14। और आपने ये पढ़ा भी हुआ है कि जितने एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का, उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन हुए, 7 इलेक्ट्रॉन हुए। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम उसको मास को एटॉमिक नंबर से माइनस करते हैं, इसलिए नाइट्रोजन के पास 7 न्यूट्रॉन रहे। अब कार्बन की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है और मास नंबर क्या है? इसका 12 है। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा? तो इसके पास 6 प्रोटॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमने मास को उसके एटॉमिक नंबर से माइनस किया, तो इस तरह इसके पास 6 न्यूट्रॉन जो है वो आ जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, इसलिए इसके पास 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन रहेंगे। अगर आपने इसे टैबुलर फॉर्म में लिखना है तो आप इसे टैबुलर फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, या अगर आप इसे पैराग्राफ की फॉर्म में राइट करते हैं तो उस तरह भी राइट कर सकते हैं। N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 एटम है नाइट्रोजन के, तो 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन, टोटल हुए 14 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है, टोटल हुए 14 प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो 7 न्यूट्रॉन, 7 न्यूट्रॉन, टोटल हुए 14 न्यूट्रॉन। तो यानी N2 के केस में इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन है। CO के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 6 हैं, ऑक्सीजन के 8 हैं, तो टोटल हुए 14 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो सेम रहेंगे, न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो वो भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो मतलब N2 और CO के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। तो लास्ट में लिख देंगे सो N2 and CO have the same number of electron, proton and neutron। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री, और इसकी अजम्पशंस हमने क्या करनी होती है? राइट करनी होती है। अब जो स्टोइकियोमेट्री है एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है। अगेन मैं शॉर्ट क्वेश्चंस को बड़ा पर्सनली लाइक करता हूं क्योंकि बार बार एग्जाम का पार्ट बनता है। तो स्टोइकियोमेट्री पढ़ लें, स्टोइकियोमेट्री पढ़ लें, जैसे आपको बेहतर लगता है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। हम एक मिकदारी अमाउंट वाला रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, किन के दरमियान? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दरमियान। और एक कंडीशन लगाई जा रही है कि इक्वेशन क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। तो अगर इस डेफिनेशन को प्रॉपर पढ़ें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study the quantitative relationship between reactant and product in a balanced chemical equation is called stoichiometry। तो इसकी हमारे पास अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल बड़ी सिंपल सी है, 2H2 प्लस O2 2H2O। तो हाइड्रोजन 4 ग्राम हुआ हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास 32 ग्राम हुआ, और टोटल ओवरऑल हुआ 36 ग्राम। तो मतलब ये कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट क्या है? सेम। तो अजम्पशंस क्या रहती हैं? अजम्पशंस बड़ी सिंपल हैं इसकी हमारे पास। पहली अजम्पशन क्या है? पहली अजम्पशन है नो साइड रिएक्शन है, कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, जो चीज आप बना रहे हैं बस वही बननी चाहिए। और दूसरा, ऑल रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कि आपके जो रिएक्टेंट है वो मुकम्मल तौर पर किस में कन्वर्ट होने चाहिए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने चाहिए। देन
अगर कुछ और बना प्रोडक्ट, मतलब यानी आप आसान लफ्जों में ये कह लें कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, ऐसा ना हो कि रिएक्टेंट का कुछ हिस्सा अनरिएक्ट रह जाए, मतलब उसे 100% क्या बनानी होती है, प्रोडक्ट बनानी होती है। तो अगेन दोबारा फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी तक हमने जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी किए हैं वो एग्जाम के हवाले से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आपने अच्छे से उन्हें देखना। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, कि जो एक्चुअल यील्ड होता है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होता है। वैसे अगर कॉमन सी बात है तो बड़ा क्लियर है, अगर मैं केमिकल इक्वेशंस के हवाले से देखूं, लाइक C+O2 मिलकर रिएक्ट कर रहा है और CO2 बना रहा है, तो आप जानते हैं कि हमने कहा यदि कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, तो टोटल हुआ 44 ग्राम, तो हमारे मुताबिक कितना बनना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं बाज़ दफ़ा होता है कि जब आप किसी रिएक्टेंट का रिएक्ट करवा रहे हैं और वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो हो सकता है रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाए, हो सकता है कोई साइड रिएक्शन हो जाए, हो सकता है कोई ऐसा बंदा इस रिएक्शन को करवा रहा हो जिसे ये काम आता ही ना हो, और जो बंदा इस प्रोसेस को करवा रहा है, लाइक सब्लिमेशन करवा रहा है या किसी भी तरह की डिस्टिलेशन करवा रहा है, तो हो सकता है कि वो इस प्रोसेस को प्रॉपर ना यूज कर पाए, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट का लॉस कर दे। तो हम कुछ पॉइंट्स जरा देखते हैं, वो कुछ पॉइंट्स हैं क्या। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है मे बी साइड रिएक्शन अकर, हो सकता है साइड रिएक्शन हो जाए। दूसरा पॉइंट आ जाता है द रिएक्टेंट माइट बी इम्प्योर, हो सकता है रिएक्टेंट क्या हो, हमारे पास इम्प्योर हो। गॉट इट माय पॉइंट, रिएक्टेंट क्या हो सकते हैं, इम्प्योर हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट, द रिएक्शन माइट बी रिवर्सिबल, हो सकता है रिएक्शन क्या हो जाए, रिवर्सिबल हो जाए। एंड फोर्थ पॉइंट इज रिएक्शन कंडीशन आर नॉट सुटेबल, हो सकता है रिएक्शन कंडीशन ना सुटेबल हो। बड़ी कॉमन सी बात है, हो सकता है प्रेशर चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, जो जिस टेम्परेचर पर आपने रिएक्शन करवाना था, जिस कैटलिस्ट के साथ आपने रिएक्शन करवाना था, हो सकता है कि रिएक्शन कंडीशन सुटेबल ना हो और ये रिएक्शन उस तरीके से प्रोसीड ना कर पाए जिस तरीके से करना चाहिए था। और सेकंड लास्ट, प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस वर्कर, हो सकता है कोई ऐसा बंदा इस रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा हो जिसे प्रॉपर मैकेनिज्म आता ही ना हो। और दूसरा, मैकेनिकल लॉस अकर, मतलब सब्लिमेशन है या कोई भी प्रोसेस है और वो प्रोसेस प्रॉपर से ना हो पा रहा हो, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो उसका लॉस हो सकता है। तो इसलिए हम हमेशा कहते होते हैं जो एक्चुअल यील्ड होती है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से क्या होती है, कम होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है कि मैनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व द लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या मतलब कि बहुत से केमिकल रिएक्शन है जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं और उनमें क्या इन्वॉल्व होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। अब सवाल यह है कि सर लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो कंज्यूम अर्लियर, जो अपनी कम अमाउंट की वजह से पहले ही इस्तेमाल हो जाता है। और आप जानते हैं अगर वो पहले ही इस्तेमाल हो गया तो इसका मतलब बड़ी कॉमन सी बात है कि वो प्रोडक्ट की अमाउंट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर, जो पहले ही क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। क्यों? एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन द केमिकल रिएक्शन, और वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की अमाउंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बर्निंग ऑफ कोल इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, बर्निंग ऑफ मीथेन गैस इन एक्सेस ऑक्सीजन। तो आप जानते हैं कोल और मीथेन गैस दोनों क्या होंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट होंगे, और जो ऑक्सीजन होगी वो हमारा क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट होगा। तो आप इतना भी अगर राइट करते हैं तो एग्जामिनर आपको पूरे 2 नंबर दे देगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगेन ये मेरा फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी तक के जो 6 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं ये सारे के सारे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज टू बी ओबेड ड्यूरिंग अ स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में ओबे होता है। तो उससे पहले हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पता होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। और अगर हम बात करें, इसी तरह देखिएगा, हमारे पास ये रिएक्शन था, अगेन मैंने वही रिएक्शन यूज किया, 2H2 प्लस O2 2H2O 4 ग्राम 32 ग्राम 36 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया 36। तो रिएक्टेंट वाली साइड देखें वो भी 36 और प्रोडक्ट वाली साइड देखें तो वो भी कितनी है, 36। इसका मतलब यह है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितनी आपने रिएक्टेंट का मास था, यानी टोटल रिएक्टेंट का मास किसके बराबर होगा, टोटल प्रोडक्ट के मास के। तो इस तरह फिर हम क्या कहते हैं, व्हाइल डूइंग स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, जब हम स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ओबे होता है। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज परसेंटेज यील्ड। ये परसेंटेज यील्ड क्या होती है, और परसेंटेज यील्ड की मदद से हम एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन भी कैलकुलेट कर पाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन को दोनों सेंस में पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज परसेंटेज यील्ड, और दूसरा आपसे पूछा जाता है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि हम केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है,
एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो मतलब क्या बनेगा, इट इज इक्वल टू द, ये इक्वल होती है, बराबर होती है किसके, रेशियो ऑफ द एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड। जो रेशियो है किसकी, एक्चुअल यील्ड की थ्योरेटिकल यील्ड की, और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये कहलाता है परसेंटेज यील्ड। या क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐसा, जो एग्जाम के हवाले से अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि जब मैं कहता हूं कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने हर हाल में इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को याद करना है। अब आ जाता है हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है कि हमारे पास एक मोल सब्सटेंस में मौजूद उसके पार्टिकल्स की तादाद एक्चुअल में एवोगैड्रोस नंबर कहलाती है। यानी द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। के एक मोल ऑफ सब्सटेंस में मौजूद उसके पार्टिकल्स की तादाद उसका एवोगैड्रोस नंबर कहलाता है। उसे रिप्रेजेंट किया जाता है Na के साथ, उसका यूनिट होता है पर मोल, और इसकी वैल्यू होती है 6.02 10⁻23। अब मैंने यहाँ एग्जांपल दी, 1 मोल ऑफ CH4 बराबर होगा 16 ग्राम में, और उसमें मौजूद जो पार्टिकल्स की तादाद होगी वो हमारे पास होगी 6.02 10⁻23। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज मोलर वॉल्यूम, कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है। और मोलर वॉल्यूम से समझ भी आ रहा होगा आपको, एक मोल का वॉल्यूम, यानी 1 मोल आइडियल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm पर। डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। क्या है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस, एक मोल आइडियल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। वैल्यू है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, 0.02214 मीटर क्यूब। एग्जांपल है 1 मोल ऑफ CH4 इज इक्वल टू 16 ग्राम, क्योंकि आपने यहाँ जो एग्जांपल देनी है बेटा याद रहे, क्योंकि गैस की देनी है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं गैस की, और वो हमारे पास कितनी है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, और ये नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह जानते हैं कि जिन शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो आपने उन शॉर्ट क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन है 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन देम, कि 23 ग्राम सोडियम और 238 ग्राम यूरेनियम में एटम्स की तादाद क्या होती है, सेम होती है। सबसे पहले तो आपने क्या समझना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है Na एक एटॉमिक नंबर नहीं बल्कि सिंबल क्या है Na, और ये एक एलिमेंट है, और आप जानते हैं एलिमेंट के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं वो कौन होते हैं बेटा, एटम होते हैं। ऐसे यूरेनियम भी एक एलिमेंट है, तो उसके भी स्मॉलर पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं Na एंड यूरेनियम, बोथ आर एलिमेंट्स। वो सारे के सारे क्या है, हमारे पास एलिमेंट्स है। 23 ग्राम एंड 238 ग्राम आर द मोलर मैसेज ऑफ द सोडियम एंड यूरेनियम, कि जो 23 ग्राम है और 238 ग्राम है, वो सोडियम और यूरेनियम का क्या है, हमारे पास मोलर मैस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस नंबर, जब एक मोल सोडियम का होगा वो किसके बराबर होगा, 23 ग्राम के। अभी कहा कि एक मोल में एटम्स की तादाद कितनी होगी, 6.02 10⁻23 होगी। ऐसे ही एक मोल यूरेनियम। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, उसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास रेन इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। बड़ी सिंपल सी बात है, रिलेटिव यानी किसी के साथ कंपैरिजन करना, एज कंपेयर टू यानी हम एक एटम के मास को दूसरे एटम के मास के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और वो दूसरा एटम है क्या, जिसे हम स्टैंडर्ड मान रहे हैं, वो हमारे पास है कार्बन। यानी कार्बन के एटम के मास को हम दूसरे एटम के मास के साथ कंपेयर करके उस एटम का जो है मास निकालते होते हैं। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम का मास एज कंपेयर टू, जिसका मुवाजना किया जाता है मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12, जिसमें हम कार्बन के एटम के मास लेते हैं और वो कौन सा लेते हैं, 12 लेते हैं।
तो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 1.008 और ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 15.99 फॉर AMU। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज मोलेक्युलर आयन, के मोलेक्युलर आयन क्या होता है। जैसे आप जानते हैं सिंपल आयन की अगर हम बात करें, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या गेन करता है तो वो आयन बनाता है, और जब कोई मॉलिक्यूल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है, एक या एक से ज्यादा भी कर सकता है, तो वो मोलेक्युलर आयन बनाएगा। The ion which are formed by the removal of one or more electron from the molecule of a substance is called molecular ion. The ion which are formed, ये आयन जो बनता है कैसे बनता है, by the removal of one or more electron from the molecule of a substance. जब एक मॉलिक्यूल एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो वो मोलेक्युलर आयन जो है वो बनाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं N2 नेगेटिव, यहाँ आप एग्जाम्पल दे सकते हैं N2 पॉजिटिव, यहाँ आप एग्जाम्पल दे सकते हैं O2 प्लस, यहाँ आप एग्जाम्पल दे सकते हैं CH4 प्लस। उसके बाद फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, जब हम गैस से इलेक्ट्रॉन बीम को पास करवाते हैं तब ये बन सकते हैं, जब हम अल्फा पार्टिकल्स की बीम को पास करवाते हैं तब मोलेक्युलर आयन बन सकते हैं, और दूसरा एक्सरेज को पास करवा के भी हम मोलेक्युलर आयंस जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद आता है नो इंडिविजुअल नियोन एटम इन द सैंपल ऑफ द एलिमेंट हैज अ मास ऑफ 20.18 AMU। कहता है कि जो एक नियोन का जो मास होता है, दरअसल वो एक नियोन के एटम का मास नहीं होता, बल्कि वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। हम मतलब उसके जो अबंडेंट आइसोटोप्स होते हैं उनके मासेस का क्या लेते होते हैं, एवरेज लेते होते हैं। नियोन 20 उसकी रिलेटिव अबंडेंस है 90.92%, नियोन 21 उसकी रिलेटिव अबंडेंस है 0.26%, नियोन 22 उसकी रिलेटिव अबंडेंस है 8.82%। और जब हम इसका मास निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव अबंडेंस को मल्टीप्लाई करते हैं आइसोटोपिक मास से। तो इस तरह हमने 20 को उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे इसकी रिलेटिव अबंडेंस से, और इसे इसकी रिलेटिव, और डिवाइड कर दिया 100 से, और आंसर आ गया 20.18 AMU। और हम कहते होते हैं सो नो इंडिविजुअल नियोन एटम इज द इन द सैंपल ऑफ द एलिमेंट हैज अ मास ऑफ 20.18 AMU। एक्चुअल में ये मास जो होता है वो एवरेज एटॉमिक मास होता है तमाम आइसोटोपिक एलिमेंट। हम जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। वक्त थोड़ा होने की वजह से सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन समझा नहीं पाऊंगा, कुछ समझा रहा हूँ और कुछ जो है जो क्वेश्चन है वो व्हाइट बोर्ड पर राइट कर रहा हूँ, आप उन्हें एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई देयर इज नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट। मतलब ये कि हमारे पास जो क्रूड प्रोडक्ट है हमें क्यों जरूरत पड़ती है उसे क्रिस्टलाइज करने की, उसे क्रिस्टल बनाने की। सबसे पहली बात क्या होती है कि द प्रिपरेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड यूजुअली अफोर्ड अ क्रूड प्रोडक्ट। जब भी आप कोई केमिकल कंपाउंड बनाने लगते हैं, जब भी यानी कोई केमिकल कंपाउंड बनता है तो उसमें कुछ क्रूड प्रोडक्ट, ना खालिश प्रोडक्ट भी आ जाती है। और जो ना खालिश प्रोडक्ट होती है ना, उसमें दो तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं, एक सॉल्युबल और दूसरी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। तो वो पॉइंट मैंने राइट भी किया यहाँ, द क्रूड प्रोडक्ट में कंटेन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। उसमें सॉल्युबल इम्प्योरिटीज और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज दोनों होती हैं। फिर हम क्या करते हैं, जाहिर बात है अगर ये दोनों इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज वो होती हैं जो किसी भी चीज़ को ना खालिश बनाती हैं। तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को किससे रिमूव करते हैं, फिल्ट्रेशन से रिमूव करते हैं। वाइल सॉल्युबल इम्प्योरिटीज रिमूव्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन, और हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को क्रिस्टलाइजेशन से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो क्रूड प्रोडक्ट होती हैं क्रिस्टलाइज, यानी जब नाखालिश प्रोडक्ट होती हैं, तो इसलिए जब वो जो क्रूड प्रोडक्ट होती हैं उसकी क्रिस्टल्स बनाने से पहले हमें उसमें मौजूद सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को दूर करना होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टल बनाते वक्त हमें सॉल्वेंट को बड़ी एहतियात से चूज करना होता है। मैंने चंद एक पॉइंट राइट किए हैं अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहला पॉइंट, इट शुड बी इनएक्सपेंसिव। वो ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। इट शुड नॉट केमिकली रिएक्ट विद सोल्यूट। ऐसा ना हो कि वो केमिकली रिएक्ट कर जाए सोल्यूट के साथ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इट इज़ ईजी टू यूज एंड ईजिली रिमूवेबल। इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सके और आसानी से रिमूव भी किया जा सकता हो। इट शुड नॉट डिजोल्व द इम्प्योरिटीज, और ये इम्प्योरिटीज को डिजोल्व ना करें। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इम्प्योरिटीज हम क्या कहते हैं कि ऐसा मटेरियल, ये ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को नाखालिश कर दे, हम कहते हैं कि उसमें इम्प्योरिटीज आ गए। बड़े दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। बार बार चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, आइडियल सॉल्वेंट एक ही बात होती है। तो अगर वो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट पूछे या आइडियल सॉल्वेंट पूछे, आपने मेंटली तौर पर तैयार रहना है शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ, मोस्ट फेवरेट, और मैं हमेशा इस शॉर्ट क्वेश्चन को पसंद करता हूं क्योंकि ये हमेशा एग्जाम का पार्ट बनता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ क्या होता है, इसमें सोल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है बिटवीन टू इमिजिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स दो एक दूसरे में इमिजिबल होते हैं, ना हल होते हैं, तो सोल्यूट दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, जो भी उसकी रेशो बनती है दोनों इमिजिबल लिक्विड में। हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ। एक सोल्यूट अपने आप को तकसीम कर लेता है, कैसे, बिटवीन टू इमिजिबल लिक्विड इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन। बिटवीन टू इमिजिबल लिक्विड,
A solute distribute itself between two immiscible liquid in a constant ratio of concentration irrespective of the amount of solute added. जब उसने क्या कर लिया, अपने आप को एक कांस्टेंट रेशियो के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अब आप जो मर्जी करते रहें उसकी ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब अगर वो 30-70 में डिसॉल्व हो रहा है, आप अगर उसमें और सॉल्यूट भी ऐड करेंगे देन भी उसकी रेशियो जो है वो 30-70 ही रहेगी। मैं अगेन कह चुका हूँ, पार्टीशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मेरे नज़दीक एक पसंदीदा शॉर्ट क्वेश्चन है। साथ साथ मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन का भी तस्करा करता जाऊँ। चैप्टर नंबर 11 में आर्हीनियस इक्वेशन मेरा बड़ा एक फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन है और इंशाल्लाह इस बार भी आर्हीनियस इक्वेशन जो है वो एग्जाम का पार्ट बनेगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास व्हाट इज आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू या रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है? आपने क्या करना है, आपने इसकी डेफिनेशन को भी फॉर्मूले से ही बनाना है। क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट, कि जो है कंपोनेंट ने ओरिजिनल स्पॉट से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और सॉल्वेंट ने भी ओरिजिनल स्पॉट से कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया। एक्चुअल में रिटार्डेशन फैक्टर एक रेशियो है बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। कि हमारे पास एक्चुअल में एक रेशियो होती है कि कंपोनेंट ओरिजिनल स्पॉट से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और सॉल्वेंट ओरिजिनल कंपोनेंट से कितना, ओरिजिनल स्पॉट से कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रहा है। और रही बात इसके यूनिट की, क्योंकि ये एक रेशियो है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। उसके बाद आ जाता है डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अगेन एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन, अगेन एड्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी वो क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें जो स्टेशनरी फेज होता है वो सॉलिड होता है। द क्रोमेटोग्राफी इन विच द स्टेशनरी फेज इज सॉलिड। और इसी के अपोजिट पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, खुद से बनाइएगा। द क्रोमेटोग्राफी शाबाश इन विच द स्टेशनरी फेज इज अ लिक्विड। मतलब ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें जो स्टेशनरी फेज होता है वो क्या होता है, लिक्विड। आप जानते हैं स्टेशनरी फेज हमारे पास वो फेज होता है जिस पर मोबाइल फेज क्या करता है, फ्लो करता है। स्टेशनरी फेज जो है वो फ्लो नहीं करता होता। एग्जांपल में कॉलम क्रोमेटोग्राफी TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंसंट्रेटेड HCl एंड KMnO4 सॉल्यूशन, कि हमारे पास HCl का और KMnO4 जो सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय गूज क्रूसिबल। हम उसे गूज क्रूसिबल से फिल्टर्ड नहीं कर पाते। इसकी क्या वजह रहती है? इसकी वजह हमारे पास बच्चों बड़ी सिंपल रहती है, और वो क्या रहती है कि गूज क्रूसिबल हैज अ परफोरेटेड बॉटम। यानी गूज क्रूसिबल का जो बॉटम होता है, बॉटम मतलब निचला हिस्सा जो होता है उसका, विच इज कवर्ड विद फिल्टर पेपर। उसे कवर किया जाता है किसके साथ? फिल्टर पेपर के साथ। किसके साथ कवर किया जाता है? फिल्टर पेपर के साथ। और कट टू इट्स साइज, उसे उसके साइज के मुताबिक ही क्या किया जाता है, कट किया जाता है। और उसके बाद होता क्या है, कंसंट्रेटेड HCl एंड KMnO4 सॉल्यूशन आर केमिकली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद परफोरेटेड। जो हमारे पास जो पेपर है, फिल्टर पेपर है, वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और गेट कंटेमिनेटेड, उसे आलूदा कर देता है। इसलिए फिर अगर हमने गूज क्रूसिबल से कंसंट्रेटेड HCl और KMnO4 सॉल्यूशन को फिल्टर करना है तो इसके लिए हमें एस्बेस्टॉस मैट की जरूरत पड़ने वाली है। अगेन इस शॉर्ट क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि कंसंट्रेटेड HCl एंड KMnO4 सॉल्यूशन को क्यों गूज क्रूसिबल से फिल्टर नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो गूज क्रूसिबल होता है उसके बॉटम में फिल्टर पेपर लगा होता है जो उसी के साइज के मुताबिक कट किया गया होता है। कंसंट्रेटेड HCl एंड KMnO4 सॉल्यूशन बहुत ज्यादा या केमिकल रिएक्टिव मटेरियल होते हैं जो फिल्टर पेपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, उसे कंटेमिनेट कर देते हैं, उसे आलूदा कर देते हैं। अगर आपने गूज क्रूसिबल से HCl और KMnO4 के सॉल्यूशन को फिल्टर करना है तो उसके लिए हमें उसके बॉटम में एस्बेस्टॉस मैट को यूज करना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जिनके मैं आंसर आप लोगों से डिस्कस नहीं कर पाया, मैं उन क्वेश्चंस को राइट कर रहा हूँ। उसके बाद कि हम किस तरह रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, आपने वहां फ्लूटेड फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा गूज क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में क्या फर्क है, या कभी कभी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल इज प्रेफर्ड ओवर गूज क्रूसिबल। उसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद व्हाट इज सब्लिमेशन, कि सब्लिमेशन क्या होती है। उसके बाद हाउ क्रिस्टल्स आर डीकलराइज्ड, कि क्रिस्टल्स किस तरह डीकलराइज किए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ मैंने राइट कर दिया है कि वाई सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल इज प्रेफर्ड ओवर गूज क्रूसिबल। एक शॉर्ट क्वेश्चन रहता है व्हाट इज अ सेफ एंड रिलायबल मेथड फॉर ड्राइंग क्रिस्टल, कि क्रिस्टल्स को ड्राई करने के लिए हमारे पास कौन सा सेफ एंड रिलायबल मेथड है। वैसे तो आप जानते हैं क्रिस्टल्स को ड्राई करने के लिए हम 3 मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। हम जो है फिल्टर पेपर लेते हैं, प्रेसिंग फिल्टर पेपर के अंदर से प्रेस करते हैं, उसके बाद ओवन लेते हैं। सबसे बेस्ट मेथड होता है वैक्यूम डेसिकेटर। वैक्यूम डेसिकेटर में हम क्या करते हैं, जिस क्रिस्टल्स को हमने क्या करना होता है, ड्राई करना होता है, उसे हम वाच ग्लास पर रखते हैं और सेवरल आवर्स के लिए, काफी घंटों के लिए उसे हम वैक्यूम डेसिकेटर में रख देते हैं। और वैक्यूम डेसिकेटर में हम कुछ ड्राइंग एजेंट्स यूज करते हैं, लाइक सिलिका जेल, लाइक P2O5, लाइक कंसंट्रेटेड H2SO4, लाइक कैल्शियम क्लोराइड। इस तरह के हम ड्राइंग एजेंट्स यूज करते हैं ताकि जो ड्राइंग प्रोसेस है वो जल्द अज जल्द हो जाए। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वैक्यूम डेसिकेटर में कौन से ड्राइंग एजेंट्स जो है वो यूज किए जाते हैं क्रिस्टल को ड्राई करने के लिए, उनके नेम लिखें। CaCl2 एक ड्राइंग एजेंट है, सिलिका जेल एक ड्राइंग एजेंट है,
P2O5 एक ट्राइंग एजेंट है और कंसंट्रेटेड H2SO4 भी एक ट्राइंग एजेंट है। आपने अच्छे से इन शॉर्ट क्वेश्चंस को देखना है, आपको क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, आपको क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल भी आना, मैंने राइट कर दिए हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसे मैं कहता हूँ व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो या व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? एक ऐसा हाइपोथेटिकल टेम्परेचर होता है जिस पर गैस का जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाता है, यानी द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम जीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। उसे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं जिस पर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसकी वैल्यू है 0K इज इक्वल टू -273.16 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है। उसके बाद दो बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं इनके लिए कहता होता हूँ कि ये मॉर्निंग इवनिंग दोनों में आ सकते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है नॉन एसआई वैल्यू ऑफ आर। आर की हमने नॉन एसआई वैल्यू निकाल ली है, और आर क्या होता है? आर को हम जनरल गैस कांस्टेंट भी बुलाते हैं, या इसे हम आइडियल गैस कांस्टेंट भी जो है वो बुलाते हैं। जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं और इसे हम आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते होते हैं। सबसे पहले नॉन एसआई वैल्यू ऑफ आर निकाल ली हमने। आप जानते हैं हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। हमने यहाँ से R की वैल्यू निकाल ली है तो NT यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू PV ओवर NT। तो मैंने क्या किया हुआ है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ राइट किया हुआ है कि R इज इक्वल टू PV ओवर NT। तो सबसे पहले आपने नॉन एसआई वैल्यू, प्रेशर की नॉन एसआई वैल्यू होती है ATM 1 ATM और N 1 मोल, टेम्परेचर 273.16 केल्विन, ये दोनों के लिए सेम रहेगी, और वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये हम बात कर रहे हैं बच्चों नॉन एसआई वैल्यूज की, प्रेशर एंड वॉल्यूम की। प्रेशर कितना है बेटा? 1 ATM, और वॉल्यूम कितना है बच्चों? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। हमने वैल्यूज पुट की, P 1 ATM, वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब, N 1 मोल, और साथ में टेम्परेचर है 273। जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर रहता है R इज इक्वल टू 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। यानी ये मोल ऊपर जाकर पर मोल, केल्विन ऊपर जाकर इनवर्स का केल्विन, साथ में ATM है और साथ में डेसीमीटर क्यूब है। मैंने एज इट इज राइट कर दिया। और यार आपने काम क्या करना है, आपने ये वैल्यूज एज इट इज याद रखनी है। आपको ये वैल्यूज यानी मतलब याद रहनी चाहिए। यानी जो नॉन एसआई वैल्यू R की आई है वो हमारे पास आई है, R इज इक्वल टू 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट आ गया एसआई वैल्यू ऑफ R। हमने R की एसआई वैल्यू निकालनी है, तो अगेन फॉर्मूला हमारे सामने है, R इज इक्वल टू PV ओवर NT। तो N हमारे पास कितना है बच्चों? 1 मोल है। N हमारे पास 1 मोल है, टेम्परेचर हमारे पास 273.16 केल्विन, और मैंने आप लोगों को कहा था कि ये वैल्यूज दोनों के लिए सेम रहने वाली है। तो वॉल्यूम, अब जानते हैं नॉन एसआई वॉल्यूम का यूनिट था डेसीमीटर क्यूब और एसआई यूनिट होगा मीटर क्यूब। तो जब हमने मीटर क्यूब में से कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 0.022414 मीटर क्यूब, हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद प्रेशर, नॉन एसआई प्रेशर का यूनिट है ATM और एसआई यूनिट है NM-2, तो 101.325 NM-2 हमारे पास आ जाएगी। हम वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.3143। अब जरा देखें, ये M-2 है और ये M+3 है, तो आप जानते हैं प्लस के 3 से हम जब माइनस के 2 करेंगे तो आंसर सिंपल हमारे पास मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया न्यूटन मीटर, मोल ऊपर जाकर इनवर्स का मोल और केल्विन ऊपर जाकर इनवर्स का केल्विन हो गया। तो इस तरह हमारे पास 1 न्यूटन मीटर हमारे पास किसके बराबर होता है बच्चों? वो हमारे पास होता है जॉल के बराबर। इस तरह हमने न्यूटन मीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया? जॉल में कन्वर्ट कर दिया। तो याद रहे R की नॉन एसआई वैल्यू 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, और R की एसआई वैल्यू 8.3143 जॉल पर मोल पर केल्विन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वाटर वेपर्स डू नॉट बिहेव आइडियली एट 273 केल्विन। के जो वाटर वेपर्स हैं वो आइडियली बिहेव नहीं करते 273 केल्विन पर। एक्चुअल में होता क्या है, एनी गैस केप्ट बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, कि जब हम किसी गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो रखते हैं, बिहेव नॉन आइडियली, वो नॉन आइडियली बिहेव करने लगती है। बिकॉज अंडर दीज कंडीशन, इस कंडीशंस पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैन डोमिनेट, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेंट हो जाती है, यानी गालिब आ जाती है। एंड गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इस तरह गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अगेन एक बार रीड करने लगा हूं, एनी गैस केप्ट बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर्स बिहेव नॉन आइडियली, कि जब किसी गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम रखा जाता है वो तो नॉन आइडियली बिहेव करने लगती है। बिकॉज अंडर दीज कंडीशन
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैन डोमिनेट, इस कंडीशंस पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट होने लगती है, उनके दरमियान अट्रैक्शन पैदा होने लगती है एंड गैसेस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इस तरह गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह बाय अप्लाइंग प्रेशर, सिंस वाटर वेपर्स आर केप्ट एट 273 केल्विन, वाटर वेपर्स किस पर हैं 273 केल्विन, जिसकी वजह से बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या है, कम है, जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह वाटर वेपर्स इस टेम्परेचर पर जो है वो नॉन आइडली जो है वो बिहेव करने लगते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस शॉर्ट क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, बार बार अगेन एग्जाम का पार्ट बनता है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, एक हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ O2 इज इक्वल टू 31 डिग्री सेल्सियस। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट लिक्विफेक्शन एट क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी किसी गैस को जब हमने लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है उसके लिए हमें कितना प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, उसे क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। यानी द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट लिक्विफेक्शन, लिक्विफेक्शन के लिए आपको जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होता है उसे आप क्या कहते हैं, क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। इसके लिए हमने इनकी वैल्यू ली है VC ऑफ O2 74.42 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। अब आ गया जोल थॉमसन इफेक्ट। जोल थॉमसन इफेक्ट भी अगेन बड़ा फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ ही लिंड्स मेथड अटैच होता है जो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कंसीडर किया जाता है। तो आपने लिंड्स मेथड को बड़े अच्छे से देखना है, KMT के पास्टुलेट को बड़े अच्छे से देखना है, आपको डाल्टन लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म को बड़े अच्छे से देखना है, उसके अलावा आपने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को भी बड़े अच्छे से देखना है, क्योंकि कभी कभी ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाते होते हैं। When a highly compressed gas, एक ऐसी गैस जिसे बहुत ज्यादा कंप्रेस किया गया है, is allowed to expand into a region of low pressure, जब हम उसे क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, सडन एक्सपेंशन, यानी अचानक से सारे का सारा प्रेशर क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, इनटू इट गेट्स कूल्ड, वो ठंडी हो जाती है। यानी जैसे अक्सर आपने देखा होगा जब बॉडी स्प्रे से वो परफ्यूम निकलता है तो हमें ठंडा ठंडा महसूस हो रहा होता है, क्योंकि उसमें हमने गैस को बड़े हाईली प्रेशराइज्ड गैस को हमने उसमें क्या मतलब उसमें कंटेनर में कैद किया होता है। तो व्हेन अ हाईली कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इनटू अ रीजन ऑफ लोअर प्रेशर इट गेट्स कूल्ड। He और H2 को क्यों नहीं लिक्विफाई किया जाता, तो वो बड़ी सिंपल सी रीजन है। सबसे पहले तो इन दोनों के स्मॉल साइज होते हैं और दोनों नॉन पोलर्स होते हैं, और इनमें जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होती, मतलब लेस वैल्यू ऑफ A एंड B। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि इन गैसेस को लिक्विफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाय जोल-थॉमसन इफेक्ट। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपने बड़े अच्छे से देखने हैं। जैसे सबसे पहले डिराइव बॉयल्स लॉ फ्रॉम KMT, डिराइव बॉयल्स लॉ फ्रॉम KMT में, उसके बाद डिराइव एवोगाड्रोस लॉ फ्रॉम KMT, व्हाट इज न्यूट्रल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा, what is mean square velocity and root mean square velocity, but why real gases deviate high pressure and low pressure, faulty postulate of KMT, lighter gases can diffuse more rapidly than heavier gases, differentiate between diffusion and diffusion, उसके बाद the process of respiration obey the Dalton law of partial pressure। इसके अलावा कुछ short questions हमारे पास और भी हैं, जिसमें what is Avogadro's law of gases, prove PV is equal to nRT, prove D is equal to PM over RT, state Boyle's law, state Charles law, what is the ATM, atmospheric pressure and its unit, throw some light on the factor of 1 over 273, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स। नंबर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को देखना चाह रहे हैं। मैं अब सारे शॉर्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप क्या करें, आप अपनी हेल्पिंग बुक टेक्स्ट बुक को उठाएं, आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस का रिव्यू लें, इंशाल्लाह आप इन चैप्टर्स को कर कर पास हो जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि टॉपर्स भी एक बार इन शॉर्ट क्वेश्चंस का रिव्यू ले लें, ताकि वो अच्छे से इन शॉर्ट क्वेश्चंस को देख सकें। चैप्टर नंबर अगर 4 की बात करते हैं तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन होल और गैस थ्योरी। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, आयनिक क्रिस्टल्स आर हाईली ब्रिटल्स। उसके बाद लिखा है मैंने डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, और तीसरा लिखा है डिफरेंस बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। दरअसल इस चैप्टर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो मतलब आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को जरा अच्छे से देख लेना। उसके बाद राइट एनी 2 यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल्स के 2 यूजेस को राइट करें। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफरेंट एट मरी हिल्स एंड माउंट एवरेस्ट। एक्सरसाइज क्या है, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसे आप देखें, बॉइलिंग नीड्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट, हीट बॉयल करने के लिए हमें हीट की कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है। इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, साथ में आप इवेपोरेशन काज कूलिंग वाला भी कर लीजिएगा। व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, व्हाट आर डाइपोल फोर्सेस, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एलोट्रोपी। एलोट्रोपी की डेफिनेशन भी आप देख लीजिएगा, ये भी एग्जाम में आ जाती है। चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर,
सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने, वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज, कि पॉजिटिव रेज को कैनाल रेज क्यों कहा जाता है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई इट इज नेसेसरी टू डिक्रीज द प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब ऑफ द कैथोड रेज, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को क्यों कम किया जाता है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्लो एंड फास्ट न्यूट्रॉन। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स क्या हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चा उस लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से करे। व्हाट इज ज़ीमान एंड स्टार्क इफेक्ट, ज़ीमान एंड स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन कंटीन्यूअस एंड लाइन स्पेक्ट्रम, की कंटीन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। उसके बाद डिफाइन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, के हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन राइट करें, पाउली एक्सक्लूजन हुंड और अफबाउ। इन तीनों में से पक्का एक शॉर्ट क्वेश्चन, बल्कि इन चारों में से पक्का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, तो आपने इन चारों को हर हाल में अच्छे से याद करना है। पाउली एक्सक्लूजन, हुंड्स, अफबाउ और कॉपर और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रही, एक्सेप्शनल बिहेवियर है इसके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी एटम्स की तरह नहीं होती, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग अच्छे से। यानी इसके एस में 1 होते हैं, डी में 10, इसके एस में 1 होते हैं और डी में क्या होते हैं 5 होते हैं, ये जरा देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड डिस्टेंस इज अ कंप्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तीसरा है व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, यह पॉजिटिव साइन से क्यों शो की जाती है। चौथा है व्हाई द साइज ऑफ एन आयन इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। इस चैप्टर से भी 4 ही शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो अच्छे से देखिएगा। उसके बाद नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज 100% आयोनिक, कि केमिस्ट्री में कोई बॉन्ड भी 100% आयोनिक नहीं होता। टू पास्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी के 2 पास्टुलेट राइट करें। व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 इज 0 एंड H2O इज 1.85 डी बाय, व्हाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल, आपने ये MOT से जो है वो एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 के 3-4 शॉर्ट क्वेश्चंस और देख लें। 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन से मुराद आप क्या लें, जैसे आप ले लें व्हाई द साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्रिसाइजली, कि एटॉमिक रेडियस को हम प्रिसाइजली क्यों नहीं डिटरमाइन कर पाते। आपने आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन भी देख लेनी है, आपने कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन भी देख लेनी है, और आपने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन भी देख लेनी है, इवन कि आपने लिमिटेशंस भी देख लेनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक अपने एग्जाम की तैयारी नहीं की वो क्या करें, इन 3 चैप्टर्स को करें, क्योंकि यहाँ से 4-4-4 यानी 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इन तीनों चैप्टर से। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 टोटल 25 और 17 एमसीक्यूज। 17 एमसीक्यूज आपने एक्सरसाइज से अच्छे से देखने हैं। और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करूं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि चैप्टर नंबर 3 से आप लॉन्ग क्वेश्चन करें, पास्टुलेट ऑफ KMT लॉन्ग क्वेश्चन करें, और उसके अलावा आप एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा को लॉन्ग क्वेश्चन करें, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर की कैलकुलेशन को आप लॉन्ग क्वेश्चन करें, ग्राहम्स लॉ वाला आप कैलकुलेशंस करें, सॉरी ग्राहम्स लॉ वाला जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन करें। और उसके बाद बच्चों आप लोग चैप्टर नंबर 3 से लॉन्ग क्वेश्चन करें। मैं चाहता हूं कि बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को इस बार देख लिया जाए, क्योंकि इस बार इसके लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांस हैं, तो आपने इसे अच्छे से देख लेना है। यानी यहाँ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी है और लिंड्स मेथड वाला भी। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो मैं इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ, तो आपने मानोमेट्रिक मेथड को देख लेना है, बड़ा अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है मानोमेट्रिक मेथड। और उसके अलावा आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर ऑफ आइस को देख लेना है, साथ में बायोलॉजिकल कंपाउंड्स को देख लेना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 से आप लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ NaCl को आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है, NaCl का स्ट्रक्चर को। इसके अलावा आप लोग जो है बॉइलिंग पॉइंट को भी देख लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की जो एप्लीकेशन है एक्सटर्नल प्रेशर के साथ, कभी कभी वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाती है। चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें हमारे पास मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड जो रहता है, एक्सपेरिमेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर रह सकता है। इस बार रेडियस ऑफ ऑर्बिट को लाजमी देखिएगा, इस बार रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लॉन्ग क्वेश्चन में आने के 99.99% चांस है, तो आप लोगों ने इसे अच्छे से देखना है। और उसके अलावा आप लोगों ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देख लेना है। इसके अलावा आपने स्पिन क्वांटम नंबर को भी देख लेना है, क्योंकि इस बार इसके भी लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, स्पिन क्वांटम नंबर के भी। और इसके अलावा मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ आप लोगों को एक और सजेस्ट करूंगा, आप लोगों ने एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम की टाइप्स को देख लेना, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन एंड एटॉमिक इमिशंस को भी देख लेना। चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 6 से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं ऑलमोस्ट फेवरेट MOT के दोनों स्ट्रक्चर O2 और N2 वाले, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% चांस हैं MOT से लॉन्ग क्वेश्चन आने के, N2 और O2 वाले। और आप लोगों ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन देखना है, और इसके अलावा एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशंस को भी आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन देखना है, इवन कि आपने वेस्पर थ्योरी को भी और हाइब्रिडाइजेशन को भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन देखना है।
उसके अलावा चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक्स बन सकता है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बन सकता है, क्योंकि आप उसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करना होगा। उसके अलावा इंथॉल्पी को आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे और बाकी सारी इंथॉल्पीज जितनी आ जाती हैं डेफिनेशंस वो सारी देखेंगे। उसके अलावा ग्लास क्लोरीमीटर एंड बोन क्लोरीमीटर अच्छे से याद करना है, क्योंकि दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का रहेगा, और हेजिस लॉ और बोन हाइबर साइकिल इन दोनों में से भी एक पक्का रहेगा। तो ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने ये भी देखने हैं। चैप्टर नंबर 8 से न्यूमेरिकल्स रहेंगे, तो आपने अच्छे से न्यूमेरिकल्स को देखना है, एग्जाम्पल्स को देखना जो इंपॉर्टेंट होंगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 और 10, और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 9 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास राउट्स लॉ रहता है, तो आपने दोनों राउट्स लॉ को अच्छे से देखना है। और उसके अलावा लैंड्स-बर्जर मेथड एंड बैकमैन मेथड दोनों को देखेंगे आप। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को भी अच्छे से देखेंगे एंड सॉल्युबिलिटी कर्व्स को भी आप लोग अच्छे से देखेंगे, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व्स को। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो डाउन सेल नेल्सन सेल को आप अच्छे से देखेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप अच्छे से देखेंगे इस बार। फ्यूल सेल को भी इस बार आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से देखना है, क्योंकि फ्यूल सेल के भी लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं काफी ज्यादा। और अगर हम चैप्टर नंबर 10 के मजीद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी देख लेना है। और चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो चैप्टर नंबर 11 में इस बार अर्हेनियस के साथ साथ मेरा जो फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है।